पाकिस्तान के इतिहास की यह सबसे शर्मनाक तस्वीर है और ये पाकिस्तान को दुनिया भर में जलील करने वाला दस्तावेज है। यह तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है। तस्वीर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आमिर अब्दुल्ला नियाजी भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यह सरेंडर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हुआ था और नियाजी उसी सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे हैं। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 13 दिनों में पराजित कर दिया था। युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को पाकिस्तान का सरेंडर। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। 1971 में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध की इस जीत की पटकथा भारत ने करीब 11 महीने पहले 30 जनवरी को ही लिख दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यह कैसे संभव है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार, रॉ और सेना ने 1971 की इस जीत को कैसे संभव बनाया। तारीख 30 जनवरी और साल 1971। जम्मू जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट गंगा श्रीनगर एयरपोर्ट से सुबह 11:30 बजे टेक ऑफ करता है। यह वो दौर था जब सिर्फ धनाढ़ लोग ही हवाई यात्रा किया करते थे। प्लेन में कई यात्रियों के साथ 2 यंग लड़के भी थे। उनके चेहरे पर एक डर था, घबराहट थी। डर इसलिए क्योंकि ये दोनों पहली बार हवाई यात्रा कर रहे थे और घबराहट इसलिए थी क्योंकि ये दोनों प्लेन को हाईजैक करने वाले थे। इन दोनों के नाम थे हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी। इस हाईजैक का अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत ने अपनी किताब द वॉर दैट मेड R&W में विस्तार से लिखा है। खिड़की पर बैठे हुए हाशिम कुरैशी ने अशरफ कुरैशी की तरफ देखा। दोनों ने सिर हिलाया और धीरे से कलमा पढ़ा। उन्होंने तेजी से अपनी सीट बेल्ट खोली, नीचे झुके और अपने बैग से एक पिस्टल और हैंड ग्रेनेड निकाल लिया। वो आगे लिखते हैं, हाशिम कॉकपिट की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पिस्टल की नाल पायलट के सिर के पीछे लगाकर विमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अशरफ कॉकपिट की तरफ पीट कर हाथ में ग्रेनेड लेकर खड़ा रहा। जैसे ही यात्रियों ने रोना और चिल्लाना शुरू किया, अशरफ ने चिल्लाकर उनसे चुप रहने के लिए कहा। पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। क्या आप जानते हैं कि इंडियन एयरलाइंस की फोकर फ्रेंडशिप फ्लाइट गंगा को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सहमति पर हाईजैक कराया गया था? आश्चर्य हो रहा है ना? यह सच है। उस समय रॉ के चीफ रामनाथ काव थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से इस हाईजैक की इजाजत मांगी और इंदिरा गांधी ने इजाजत दे दी। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो रॉ के एक पूर्व अधिकारी R.K. यादव की किताब मिशन R&W पढ़ लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि योजना बनाई गई कि हाशिम कुरैशी को इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक करने दिया जाएगा। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। पाकिस्तान में सैनिक विद्रोह, याहिया खान का सत्ता में आना, चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की जीत, सत्ता पर काबिज होने के लिए जारी बातचीत और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर रॉ चीफ रामनाथ काव और उनकी टीम ने कड़ी नजर बनाए रखी थी। R.N. काव चिंतित इस बात से थे कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच हवाई उड़ानों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था। काव को लग रहा था कि पाकिस्तान की सरकार कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पका रही है। रॉ चीफ काव चाहते थे कि पाकिस्तान को भारत के हवाई क्षेत्र का किसी भी तरह इस्तेमाल करने पर रोका जाए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर थी और यह दूरी तय करने के लिए हर पाकिस्तानी फ्लाइट को भारत के फ्लाई जोन से उड़कर पूरा करना होता था। पाकिस्तानी फ्लाइट्स को रोककर रॉ चीफ याहिया खान की मुश्किलें बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अपने वायु क्षेत्र से किसी भी देश के विमान को नहीं गुजरने देने के लिए एक सॉलिड रीजन की जरूरत होती है और आज भी होती है। और संयोग देखिए, रॉ चीफ काव को बीएसएफ की एक रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट में लिखा था कि बीएसएफ ने भारतीय सीमा पर हाशिम कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो देश में हथियार और विस्फोटक लाने की कोशिश कर रहा था। बस फिर क्या था? R.N. काव ने प्लान बनाया। सबसे पहले हाशिम कुरैशी से पूछताछ की गई। अनुषा नंद कुमार और संदीप साकेत द वॉर दैट मेड R&W में लिखते हैं, पूछताछ करने पर हाशिम कुरैशी ने बताया कि वो 1969 में अपने चाचा के साथ कुछ दिन बिताने पेशावर गया था।
वहां उसका परिचय नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल बट से करवाया गया। दरअसल एनएलएफ यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट एक आतंकवादी संगठन था जिसे मकबूल बट ने शुरू किया था और वो भारत के खिलाफ अपनी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए हाशिम जैसे यंग लड़कों का ब्रेन वॉश करता था। अनुषा और संदीप आगे लिखते हैं, हाशिम को ब्रेन वॉश कर कश्मीर की आजादी के लिए काम करने के लिए मना लिया गया। वहां पर उसे एनएलएफ के शिविरों में हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई। वहीं उससे एक भारतीय विमान को हाईजैक करने के लिए कहा गया ताकि पूरी दुनिया में एनएलएफ के एजेंडे का प्रचार हो सके। हाईजैक के लिए पाकिस्तान में ही हाशिम को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी गई। अनुषा और संदीप ने किताब में आगे लिखा है, हाशिम ने बीएसएफ के अफसरों को बताया कि उसे रावलपिंडी के चकलाता हवाई अड्डे ले जाया गया ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि फोकर फ्रंट से विमान देखने में कैसा लगता है। वहां पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व पायलट जावेद मिंटो ने उस जहाज के बारे में बारीकी से जानकारी दी। फिर उसे विमान अपहरण के उद्देश्य से हथियार देकर भारत की सीमा में दाखिल करा दिया। जब बीएसएफ के अधिकारी हाशिम कुरैशी से पूछताछ कर रहे थे तो हाशिम ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। जरा ध्यान से सुनिए। अनुषा आनंद कुमार और संदीप साकेत लिखते हैं, बीएसएफ के अफसरों ने हाशिम से पूछा कि क्या एक विमान हाईजैक करने भर से कश्मीर को आजादी मिल जाएगी। हाशिम ने जो जवाब दिया उसे सुनकर बीएसएफ के अधिकारी सख्ती में आ गए। हाशिम ने कहा उसे वो विमान हाईजैक करने के लिए कहा गया है जिसे इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी उड़ा रहे हों। सुना आपने, वो फ्लाइट हाईजैक करने का प्लान था जिसके पायलट भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी हों। सोचिए, एनएलएफ के मकबूल भट्ट ने कितना खतरनाक प्लान बनाया था। वो जानता था कि राजीव गांधी उस दौर में इंडियन एयरलाइंस में बतौर पायलट नौकरी किया करते थे और जम्मू श्रीनगर सेक्टर में फ्लाई किया करते थे। राजीव गांधी का प्लान हाईजैक करने की रॉ चीफ काव के हाथ लगी इस जानकारी का उन्होंने जबरदस्त फायदा उठाया। पूरा प्लान बनाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और उनके प्लान को इंदिरा गांधी ने अपनी सहमति दे दी। काव ने हाशिम कुरैशी को भारत के लिए काम करने को मना लिया। हाशिम को लालच दिया गया कि उसे कोर्ट कचहरी और जेल से बचा लिया जाएगा। हाशिम रॉ चीफ काव के साथ काम करने को राजी हो गया। रॉ के पूर्व अधिकारी आरके यादव ने काव का प्लान अपनी किताब मिशन RNW में लिखा है। वहां से उसे लाहौर ले जाया जाएगा। वहां वो यात्रियों के बदले भारतीय जेलों में रह रहे 36 अल-फतह के सदस्यों की रिहाई की मांग करेगा। उससे यह भी कहा गया कि वो तब तक विमान का नियंत्रण पाकिस्तानी प्रशासन को न दे जब तक उसकी मुलाकात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो से न करवा दी जाए। आरके यादव की किताब के मुताबिक काव ने ही योजना बनाई कि भुट्टो से मुलाकात के बाद वो हाईजैक किए गए एयरक्राफ्ट में विस्फोट कर उसे नष्ट कर दे ताकि पूरी दुनिया को संदेश जाए कि यह कदम भारतीय जेलों में रह रहे कश्मीरी चरमपंथियों को छुड़ाने के लिए उठाया गया है। आरके यादव आगे लिखते हैं, इस मिशन को पूरी तरह गुप्त रखने के लिए कुरैशी को बेंगलोर में रॉ के एक सेफ हाउस भेजा गया। इस पूरे मामले की जानकारी न तो जम्मू कश्मीर सरकार को दी गई और न ही किसी दूसरी सुरक्षा एजेंसी को। काव के प्लान के मुताबिक हाशिम कुरैशी को बीएसएफ में नौकरी दी गई। उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया कि वो अब बेंगलोर बटालियन 102 का सिपाही है। रॉ चीफ काव के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हाशिम को एक साथी की जरूरत थी। हाशिम ने खुद अपने रिश्तेदार अशरफ कुरैशी को इस काम के लिए चुना। अब प्लेन को हाईजैक करने के लिए एक पिस्टल और कुछ हैंड ग्रेनेड चाहिए थे। हाशिम ने एक नकली पिस्टल का जुगाड़ किया और अशरफ ने लकड़ी का हैंड ग्रेनेड बनाया। तैयारी पूरी हो गई और फिर वो तारीख आई जब प्लेन को हाईजैक करना था, 30 जनवरी 1971। यह इंडियन एयरफोर्स का पुराना एयरक्राफ्ट था जिसे डिकमीशन कर दिया गया था और जिसे इंडियन एयरलाइंस ने ले लिया था। जैसा कि प्लान किया गया था, प्लेन को हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने नकली पिस्टल और लकड़ी के ग्रेनेड के दम पर हाईजैक कर लिया। एयरक्राफ्ट के हाईजैक करने की ऑल इंडिया रेडियो पर खबर प्रसारित की गई। यह खबर आग की तरह फैल गई, जैसा कि भारत सरकार और काव चाहते थे। खैर, हाईजैक करने के बाद हाशिम कुरैशी ने एयरक्राफ्ट के कैप्टन MK कचरू को प्लेन को पाकिस्तान के रावलपिंडी ले चलने को कहा। कैप्टन कचरू ने कहा कि विमान में इतना ईंधन नहीं है कि इसे रावलपिंडी तक ले जाया जा सके। एयरक्राफ्ट को लाहौर में ही लैंड कराना होगा। कैप्टन कचरू ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की परमिशन मांगी और परमिशन दे दी गई। प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ।
पाकिस्तान की याहिया खान की सरकार को इस प्लान की जरा भी भनक नहीं लगी, बल्कि याहिया खान को लगा कि अगर पाकिस्तान की वायु सीमा में प्लेन को कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया पाकिस्तान सरकार पर ही उंगली उठाएगी। विमान को लाहौर एयरपोर्ट में एक किनारे पर पार्क कर दिया गया। पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों ने प्लेन के इर्द गिर्द घेरा बना लिया। खबर मिली और मीडिया भी वहां पहुंच गया। डिफेंस एक्सपर्ट प्रवीण स्वामी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिया, पाकिस्तान एंड द सीक्रेट जिहाद, द कोवर्ट वॉर इन कश्मीर। प्रवीण स्वामी ने किताब में लिखा है कि जैसे ही विमान रुका उसके चारों तरफ मीडिया कर्मी इकट्ठे हो गए। विमान का दरवाजा खुलते ही हाशिम कुरैशी सीढ़ियों पर आया। हाशिम कुरैशी ने वही मांग रखी जो रॉ चीफ काव ने रखने को कहा था। हम एनएलएफ के अपने 36 साथियों की तुरंत रिहाई की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सभी यात्रियों को मार देंगे। अब जो कुछ आगे होना है भारत सरकार के हाथ में है। प्लान का हिस्सा यह भी था कि हाशिम कुरैशी को हर हाल में जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलना है। भुट्टो ढाका में थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि भारतीय प्लेन को हाईजैक करके लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया है, वो तुरंत ढाका से लाहौर के लिए रवाना हो गए। हाशिम कुरैशी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और तुरंत हाईजैकर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। भुट्टो काव के जाल में फंस जाते हैं। हाशिम से बात की, उनकी मांग को सुना और हाशिम से कहा कि वो विमान के पैसेंजर्स को छोड़ दे। काव का प्लान हमेशा से प्लेन को हाईजैक करवाकर पाकिस्तान में लैंड कराना था। जुल्फिकार अली भुट्टो से हाईजैकर हाशिम से मुलाकात कराकर दुनिया को यह संदेश देना था कि हाईजैक में पाकिस्तान का हाथ है। उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। 36 आतंकवादियों को छोड़ना तो कभी भारत के प्लान में था ही नहीं। लिहाजा भारत सरकार ने आतंकवादियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। आरके यादव ने अपनी किताब में लिखा, दूसरा हाईजैकर अशरफ कुरैशी विमान के अंदर यात्रियों पर नजर बनाए हुए था। भुट्टो के कहने पर सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया। यात्रियों को लाहौर के 5 सितारा होटल में रखा गया। 2 दिन बाद उन्हें सड़क मार्ग से हुसैनी वाला बॉर्डर से भारत वापस भेजा गया। 2 फरवरी की रात 8 बजे उस विमान को सभी लोगों के सामने विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। बाद में यह खबर प्रसारित की गई कि विमान को पाकिस्तान की आईएसआई ने उड़ाया था। आरके यादव की किताब पढ़कर यह पता चलता है कि बहुत समय तक पाकिस्तान सरकार को इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं लगी कि यह सारा खेल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का था। जेल से रिहाई के बाद हाशिम कुरैशी ने इस बात को माना। पाकिस्तान सरकार ने शुरू में इन हाईजैकर्स को राजनीतिक शरण दी। भुट्टो ने इस हाईजैकिंग की एक बार भी आलोचना नहीं की, जिससे भारत के इस दावे को बल मिला कि इस हाईजैकिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और इसके बारे में भुट्टो को पूरी जानकारी थी। काव के प्लान ने भारत सरकार को मौका दे दिया कि भारत पाकिस्तानी विमानों के लिए अपनी वायु सीमा को प्रतिबंधित कर दे। अनुषा और संदीप लिखते हैं, पीएमओ में बैठी इंदिरा गांधी ने काव से पूछा, आपकी क्या राय है? काव का जवाब था, जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती हम पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने वाली किसी भी उड़ान को भारत की जमीन से ऊपर उड़ने की अनुमति नहीं देंगे। भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार के दिमाग की ट्यूबलाइट टिमटिमाई। अखबारों में खबर छपी कि भारत ने अपने विमान को हाईजैक करवाया था, लेकिन तब तक भारत सरकार का मकसद पूरा हो चुका था। भारतीय वायु सीमा से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट बैन हो चुके थे। अब पाकिस्तानी विमान श्रीलंका से होते हुए ढाका तक पहुंच सकते थे। दिक्कत यह भी थी कि श्रीलंका में विमानों को ईंधन भरवाना पड़ता था। इससे भारत को फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान के विमानों की यात्रा के समय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई, खर्च भी दुगना बढ़ गया। और इन सब बातों का असर दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के नतीजे पर पड़ा, जिसे दुनिया ने देखा। रॉ के फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन ने द काउबॉयज ऑफ RNW की नाम की किताब में लिखा है, पाकिस्तानी विमानों को बैन करने के इंदिरा गांधी के फैसले ने आखिरकार 1971 की लड़ाई में भारत की जीत का रास्ता सुनिश्चित किया। बी रमन ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि जब पाकिस्तानी विमानों ने श्रीलंका के रास्ते पूर्वी पाकिस्तान जाने की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की सरकार पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को ईंधन भरने की अनुमति न दे। इसकी वजह से पाकिस्तान की पूर्वी पाकिस्तान रसद और कुमुक भेजने की क्षमता को बहुत गहरा धक्का लगा। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी थी कि भारत ने ही अपना प्लेन हाईजैक करवाया था। गैरी बॉस ने अपनी किताब में
द ब्लड टेलीग्राम में इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने लिखा कि याहिया खान ने भारत पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने ही विमान को हाईजैक करवाया ताकि उसे पाकिस्तानी विमानों को अपने क्षेत्र के ऊपर से उड़ने में रोकने का बहाना मिल जाए। अब जब यह पाकिस्तान को एहसास हो गया था कि भारत ने प्लेन हाईजैक कराया, तो पाकिस्तान जिन हाईजैकर हाशिम और अशरफ का पाकिस्तान में अपने दामाद की तरह आदर सत्कार कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी पर भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट में केस चलाया गया। हाशिम कुरैशी को 19 साल की सजा सुनाई गई। अशरफ पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में 9 साल रहा, लेकिन 1980 में उन्हें रिहा कर दिया गया। हाशिम और अशरफ हॉलैंड चले गए। रॉ के फॉर्मर चीफ एएस दुलत ने किताब लिखी, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, जिसमें उन्होंने लिखा कि 1983 में हाशिम ने एक बार फिर मकबूल भट्ट की रिहाई के लिए भारतीय विमान की हाईजैकिंग की योजना बनाई। आईएसआई ने उसे एक पासपोर्ट दिया, जिसकी बदौलत वो लंदन जाकर जेकेएलएफ के उस समय के चीफ अमानुल्लाह खां से मिला। वो ये भी लिखते हैं कि लेकिन इस योजना को अमल में नहीं लाया जा सका। मेरे रॉ के प्रमुख रहते हाशिम कुरैशी ने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। वो हॉलैंड में मुझसे नहीं मिलना चाह रहा था क्योंकि वहां की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था, इसलिए हम एक तीसरे देश में मिले। तब उसने इच्छा प्रकट की कि वो भारत वापस आना चाहता है। दिलचस्प बात यह थी कि जब हाशिम से मेरा संपर्क हुआ, तब हॉलैंड में रॉ का व्यक्ति रविंद्र सिंह था। यह वही रॉ अफसर था जिसे 2004 में पता चला कि वो सीआईए के लिए काम कर रहा था। हाशिम कुरैशी ने रॉ चीफ दुलत से अपनी भारत वापसी की गुजारिश की। दुलत ने हाशिम से पूछा कि वो भारत आकर क्या करेगा। हाशिम ने कहा कि कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद मैं अपने लिए वहां कोई ना कोई भूमिका ढूंढ लूंगा। हाशिम कुरैशी 19 दिसंबर 2000 को दिल्ली पहुंचा और उसे लुकआउट वारंट के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उसे 15 दिन रखा गया। फिर श्रीनगर के एक इंटरोगेशन सेंटर में करीब 1 साल तक रखा गया। नवंबर 2001 में उसे रिहा कर दिया गया। हाशिम कुरैशी अब भी श्रीनगर में परिवार के साथ रहता है, अखबारों में आर्टिकल लिखता है। कश्मीर पर उसने 5 किताबें भी लिखी हैं। हाशिम की एक बेटी की शादी दुबई में हुई। हाशिम ने रॉ चीफ दुलत को बेटी की शादी में इनवाइट किया। इस इनविटेशन के बारे में फॉर्मर रॉ चीफ दुलत ने लिखा है, मुझे उसकी बेटी की शादी में बुलाया गया था। मैं उसके बेटे जुनैद की शादी में भी गया था। मैंने हाशिम से पूछा कि मैं रॉ का पूर्व प्रमुख हूं, क्या मुझे शादी में आना चाहिए? इससे तुम्हारे लिए कश्मीर में मुश्किलें तो नहीं खड़ी हो जाएंगी? हाशिम ने हंसते हुए कहा, उनको कहने दीजिए कि मैं आपका एजेंट हूं। तो यह थी वो कहानी जिसने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध का नतीजा भारत के पक्ष में तय कर दिया था, पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और सुझाव दीजिए कि आपको अगली एक्सरे रिपोर्ट में किस मुद्दे पर देखनी है। और हां, प्लीज कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। एक नए मुद्दे की एक्सरे रिपोर्ट के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।